क्यों एआई अब तक की ह्यूमन इन्वेंशन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को बना सकती है या तबाह कर सकती है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. The danger that these systems could become, frankly, more intelligent than us is something that is quite hard for humans to control. To threaten the survival of human civilization, AI doesn't really need consciousness, and it doesn't need the ability to move around the physical world. जब मैंने एआई के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने कई सारे सवाल थे। एआई क्यों इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है? क्या एआई हमारे ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम को फिक्स कर सकता है? हम एजीआई से कितना दूर है? एजीआई आने पर हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है? वो टाइम कितना दूर है जब इंसान और रोबोट साथ में मिलकर काम करेंगे? क्या हम एक दिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट को एआई डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीट होते देखेंगे जहां आज ह्यूमन डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं? इन सब सवालों के जवाब मुझे ढूंढने थे। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोडिंग आती है। तो जब मैंने एआई के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि शायद ये फील्ड मेरे बस की नहीं है। लेकिन तब मुझे चार्ल्स डार्विन का एक कोट याद आया, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉर इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, इट इज द वन मोस्ट अडॉप्टेबल टू चेंज। तो जिस तेजी से दुनिया एआई के साथ बदल रही है उसे हमें अडॉप्ट करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। या तो हम डर के इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ना सीखे, या तो क्यूरियस होकर, इंटरेस्टेड होकर इसके बारे में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी लाइफ और अपने दोस्तों और परिवारों की लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। अब आज यह इतना पावरफुल बन चुका है कि ये किसी भी सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से दे सकता है जो कि शायद गूगल भी ना दे पाए। और ये सब पॉसिबल हो पाया है ओपन एआई के चैटबॉट ChatGPT के द्वारा। OpenAI has unveiled its latest chatbot called GPT-4o, जो मल्टी मॉडल है, यानी टेक्स्ट, वॉइस और इमेज तीनों को इनपुट के तौर पर ले सकता है। I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluffball? Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर इसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो इसका मीनिंग होगा कि मशीन या प्रोग्राम जो कि वो सारे काम कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। अब तक थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, फायर, व्हील, राइटिंग, प्रिंटिंग, स्टीम इंजन, एयरप्लेन, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन एआई का जो रिवॉल्यूशन है वो इन सबसे बड़ा है, क्योंकि अब तक के जो इन्वेंशंस हुए हैं वो एक इन्वेंशन दूसरे के ऊपर डिपेंड था और उसकी एक फील्ड थी, उसी फील्ड में उसकी ग्रोथ और इफेक्ट्स दिखे थे। लेकिन एआई ने इन सबको कंबाइन करा है और इन सबको मिलाकर एक नई स्पीसीज जन्म ले रही है जिसे हम बोल सकते हैं एक डिजिटल स्पीसीज एआई। और अब ये यहाँ से दुनिया में ऐसी चीजें कर सकता है, ऐसी चीजें बना सकता है जो कि अब तक के मानव इतिहास में कभी किसी ने ना देखी है ना सोची है। इवन जो लोग आज एआई को बना रहे हैं ये भी नहीं जानते पूरी तरीके से कि एआई कैसे काम करता है। There is an aspect of this which we call, all of us in the field call it as a black box. You don't fully understand and you can't quite tell why it said this or why it got wrong. We have some ideas. You don't fully understand how it works and yet you've turned it loose on society? इसे एक ब्लैक बॉक्स फिनोमेना कहा जाता है जिसमें एआई कैसे किसी चीज को सॉल्व कर रहा है, कैसे उसके आंसर से आ रहा है, ये उसे बनाने वाले लोगों को भी नहीं पता है। तो सोचो ये कितना क्रेजी होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया जा रहा था, ENIAC, जो कि यूएस आर्मी के लिए बनाया जा रहा था, उस टाइम पर एलन ट्यूरिंग एक पेपर प्रपोज करते हैं, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें वो कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जिसमें एक मेन पॉइंट होता है कि कैन मशीन्स थिंक। उन्होंने एक टेस्ट करी जिसे नाम दिया गया ट्यूरिंग टेस्ट, जिसका एम था कि इंसानों को ट्रिक करना कि वो मशीन से नहीं बल्कि इंसानों से बात कर रहे हैं। क्या मशीन से ऐसा कर सकती है कि जो इंसान उससे बात कर रहा हो, जो रिस्पांस मशीन उसे दे रही हो, वो उस इंसान को लगे कि वो किसी रोबोट के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा या किसी कंप्यूटर के द्वारा ना आकर एक इंसान के द्वारा है। तो उनके पेपर ने इस कंसेप्ट को प्रूव करा कि ना सिर्फ मशीन कैलकुलेशंस कर सकती है और रूल्स को फॉलो कर सकती है, बल्कि मशीन सोच भी सकती है और सीख भी सकती है। और इसी पेपर के बेसिस पर आगे एआई की फील्ड में डेवलपमेंट शुरू होती है।
Can machines think? Of course, machines can't think as people do. The machine is different. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? एक फेमस यूट्यूब चैनल है Vsauce नाम से। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर उस लड़की को 3 लोगों से सवाल पूछने होते हैं और जिसका भी जवाब उसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो उसके साथ डेट करेगी। लेकिन उन तीनों में से एक AI होता है और ये चीज उस लड़की को नहीं पता होती है। और जब सारे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके एंड में उस लड़की को AI के जवाब सबसे अच्छे लगते हैं। I think I'm going to go with नवंबर 2022 को कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। OpenAI का चैटबॉट ChatGPT रिलीज होता है। ChatGPT took the world by storm on 30th November 2022, acquiring और अपने लॉन्च होने के 5 दिनों के अंदर ही ChatGPT 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच जाता है। अगर इस ग्रोथ की बात करी जाए तो जो बाकी कंपनीज है अपने पहले 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए, तो नेटफ्लिक्स को 3.5 इयर्स लगे हैं, एयरबीएनबी को 2.5 इयर्स लगे हैं, ट्विटर को 2 इयर्स लगे हैं, फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 75 डेज और ChatGPT ने ये कर दिखाया है सिर्फ 5 दिनों के अंदर। और 1 सालों के अंदर ChatGPT 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स तक पहुंच चुका था। ये टूल इतना रिवोल्यूशनरी है कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है अपने किसी भी काम के लिए। वो स्टडी कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, डिज़ाइनिंग कर रहा हो, एडिटिंग कर रहा हो, कोडिंग कर रहा हो, मेडिकल में हो, साइंस में हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स हो, कोई कार रिपेयर कर रहा हो, बाइक रिपेयर कर रहा हो, कोई इंजन बना रहा हो, कोई रॉकेट्स बना रहा हो, कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, हर कोई इस टूल का यूज़ करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में जब ChatGPT ने अपना पहला मॉडल लॉन्च करा था। वो उस टाइम पर ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने उसमें इटरेशन करते गए और जैसे जैसे फाइन ट्यून करके और नए मॉडल्स लॉन्च करें, तो मार्च 2023 को OpenAI ChatGPT का 4th वर्जन GPT-4 लॉन्च करती है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि शायद दुनिया उसके लिए रेडी नहीं थी। I guess the thing that I lose the most sleep over is that we already have done something really bad. I don't think we have, but the hypothetical that we, by launching ChatGPT into the world, shot the industry out of a railgun, and we now don't get to have much impact anymore. And there's going to be an acceleration towards making these systems. अब AI इतना पावरफुल है कि उससे इंसान विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इस रिस्क से डील करने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है जो AI को रेगुलेट करेगी, जिसके चलते मार्च 2022 को फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट एक स्टार्क वार्निंग इशू करता है कि 6 महीने का पॉज लगाया जाए सभी AI डेवलपमेंट्स के लिए, जिससे कि GPT-4 से ज़्यादा एडवांस वर्जन AI का लॉन्च न हो। तो मई 2023 को डैन हेनरिक्स, जो कि CEO है सेंटर फॉर AI सेफ्टी के, एक स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं AI रिलेटेड रिस्क से, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है द रिस्क ऑफ ह्यूमन एक्सटिंक्शन फ्रॉम AI, जिसे 30,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा साइन करा जाता है, जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स हैं जैसे इलॉन मस्क, स्टीव वॉजनियाक, युवल नोआ हरारी, डेमिस हसाबिस, सैम अल्टमैन, बिल गेट्स, जेफरी हिंटन, और ये सब लोग इसे एक्नॉलेज करते हैं कि ये रिस्क रियल है और सबसे ज़रूरी है इस टाइम पर। इस पेपर में और भी कई मेजर कंसर्न्स रेज करे जाते हैं जैसे जॉब लॉस, सिक्योरिटी, बायस, मिस इन्फॉर्मेशन, इथिकल डिलेमास। इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया जा रहा था, उस समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फील्ड का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय बस एक कंसेप्ट रखा गया था कि क्या मशीन सोच सकती है। तो वहाँ से लेकर आज हम ह्यूमन एक्सटिंक्शन तक कैसे पहुँचे, कैसे इस चीज़ की ग्रोथ हुई, किन लोगों का इसमें पार्टिसिपेट था, आज कौन सी कंपनीज इसमें लीड कर रही है और आगे क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है एक वर्कशॉप से। अब 1954 में एलन ट्यूरिंग की डेथ हो जाती है साइनाइड पॉइजनिंग से, जिसके 2 सालों बाद 1956 में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जाती है डार्थमथ वर्कशॉप जॉन मैकर्थी द्वारा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। और ये वर्कशॉप में एक प्रपोजल रखते हैं
कि 2 महीने की स्टडी करी जाएगी जिसमें 10 लोग इन्वॉल्व होंगे और ये स्टडी करी जाएगी समर 1956 में। तो इसमें 10 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है और स्टडी शुरू की जाती है। इस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नाम भी नहीं था। इसी वर्कशॉप के दौरान जॉन मैकर्थी नाम देते हैं इस स्टडी को, इस फील्ड को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई की रिसर्च शुरू होती है ह्यूमन ब्रेन से। जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन चीजों को समझता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और आउटपुट देता है, उसी को मिमिक करने की ट्राई करी गई एआई में। अब ह्यूमन ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें से बहुत सी चीजें हमें नहीं पता कि कैसे होती है। जैसे इंसानी दिमाग न्यूरॉन्स का यूज करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसे रिमेम्बर करने के लिए, उसी सेम तरीके से अब न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए एआई के अंदर, जिसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहा जाता है या नोड्स भी कहा जाता है, जो कि कनेक्टेड होंगे लाइंस से, जैसे हमारे ब्रेन में सिनेप्सिस होते हैं। अब जैसे ह्यूमन ब्रेन कुछ सीखता है तो वो इन न्यूरॉन्स को एडजस्ट करता है और जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो हमें याद रखना है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और बाकी को वीक करता है। यही सेम प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क्स में भी फॉलो करी गई, जहाँ पर नेटवर्क अपनी स्ट्रेंथ को एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन कि कितना डाटा वो प्रोसेस कर रहे हैं और उस हिसाब से सीखने में। अब न्यूरल नेटवर्क्स को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारा ब्रेन सीखता है। मान लीजिए हमने एक इंसान को 10 कैट की और 10 डॉग की इमेजेस दिखा दी, इन 10 को याद रखना है। अब जैसे ही वो इसे सीख लेगा तो उसके बाद उसके ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट टाइम उसे हम 11th डॉग दिखाते हैं या 11th कैट दिखाते हैं, जो कि उसने शायद पहले कभी भी ना देखा हो, जो कि बिल्कुल अलग ब्रीड का हो, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान लेगा कि ये कैट है या ये डॉग है। अब ये चीज एग्जैक्टली ब्रेन में कैसे हो रही है ये हमें भी नहीं पता। तो सेम यही चीज एआई भी करता है। उसे ट्रेन करने के लिए मान लीजिए 100 कैट्स की इमेजेस वहाँ पे डंप कर दी गई और लिख दिया गया कि इसे स्टडी करना है और याद रखना है। जब भी नेक्स्ट टाइम सेम सिमिलर चीज आए तो इसे रिकॉग्नाइज करना है एज अ कैट। तो वो मशीन उसे स्टडी करेगी और उस डाटा को स्टोर करेगी। जब भी नेक्स्ट टाइम उसी सिमिलर चीज से आएगा तो वो मैच करेगा कि ये पैटर्न किस जगह मैच हो रहा है। अगर डॉग से मैच हो रहे तो डॉग्स और कैट से मैच हो रहे तो कैट्स। यही सेम चीज होती है फेशियल रिकॉग्निशन में। जब हम फेस लॉक के लिए अकाउंट सेटअप करते हैं तो वो हमारे फेस की अलग अलग सेल्फीज लेता है डिफरेंट डायरेक्शन से और उस फेस को स्टोर करके रखता है कि आई से नोज के बीच में कितना डिफरेंस है, लिप्स कैसे है, चेहरे पर क्या चीजें है। और जब नेक्स्ट टाइम फोन हमें अनलॉक करना होता है तो उसी पैटर्न को वो चेक करता है कि क्या ये चीजें मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तो डन। अब न्यूरल नेटवर्क से एआई की स्टडी शुरू होती है, लेकिन जिस फील्ड ने सबसे ज्यादा हेल्प की और तेजी से ग्रोथ करने में मदद करी है एआई की, वो है मशीन लर्निंग। ट्यूरिंग्स के आइडिया से इंस्पायर्ड होकर 1960s में मशीन लर्निंग के अंदर कई इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट्स होती है और अब मशीन को सीखने और उसके एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करने की प्रोसेस शुरू होती है, जैसे बैक प्रोपोगेशन मेथड्स हो गई। इन सब चीजों के चलते एआई की ग्रोथ तेजी से होने लगी। अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग थी, जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर एआई को सीखना है तो उसे चाहिए डाटा। मान लीजिए हमने उसे 100 कैट की इमेजेस दे दी तो वो सीख लेगा और वो प्रेडिक्ट कर लेगा जब 101 नंबर की कैट उसे प्रेडिक्ट करनी होगी, लेकिन इसके लिए चाहिए था डाटा। तो अब आता है टाइम 1990s का, जब इंटरनेट बूम होता है। The internet is the defining technology of our time. और अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी एआई को पावरफुल बनने के लिए, एआई को सीखने के लिए और तेजी से ग्रो होने के लिए, वो उसे मिलती है, वो है डाटा। बुक्स, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो, अब हर चीज एआई के लिए अवेलेबल होती है बहुत ही वास्ट अमाउंट में उसे ट्रेन होने के लिए। और अब इन सब चीजों की कंबाइन इफेक्ट की वजह से एआई की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ होती है और सोशल मीडिया आता है, वैसे वैसे और लोगों का डाटा और ज्यादा डाटा एआई को मिलता है, जो कि सबसे जरूरी था उसे ट्रेन होने के लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि दुनिया की जो बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज है, ये सब एआई की रेस में है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न। लेकिन क्या ये सभी कंपनियां अच्छी है? जैसे गूगल का प्रोजेक्ट मेवन कंट्रोवर्सी। Project Maven was a project from the Department of Defense that aimed to use Google's technology for their own purposes. Specifically, they wanted to use Google's deep learning and artificial intelligence to be able to track vehicles and track people.
अब गूगल ने पार्टनर करा था पेंटागन के साथ ताकि एआई की मदद से ड्रोन की जो स्ट्राइक्स है उसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। जिस जगह पर अपोनेंट ज्यादा वीक है उस जगह पर ड्रोन से स्ट्राइक करी जाए, जहां पर उन्हें ज्यादा डैमेज होगा वहां पर ड्रोन्स का यूज करा जाए और ये सब यूज करा जाए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से। अब जैसे ये चीजें पता चली एम्प्लॉयज को तो गूगल के एम्प्लॉयज ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कंपनी के अगेंस्ट कि ये चीज सही नहीं है जो गूगल ने पार्टनरशिप करी है मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो ये पता चला कि गूगल ने ये इसलिए किया ताकि वो यूएस गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सके। जैसे कि हमें पता है कि गूगल के ऊपर कई सारे केसेस है, तो शायद इन केसेस में उन्हें हेल्प मिले, जो चीजें सॉल्व नहीं हो रही है वो इन चीजों के थ्रू सॉल्व हो जाए, शायद ये रीजन हो सकता है। और इसी टाइम पर गूगल का जो मोटो था डोंट बी इविल, उसको वो चेंज करके लिखते हैं डू द राइट थिंग, जिससे कि कंट्रोवर्सी और बढ़ती है और आगे जाकर गूगल को फोर्स करा जाता है और गूगल फिर विड्रॉ कर लेता है इस पार्टनरशिप से। यही नहीं, एक बार माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी यही हुआ था। 23 मार्च 2016 को माइक्रोसॉफ्ट एक चैटबॉट रिलीज करता है टे, जिसे बनाया गया था फ्रेंडली और एंगेजिंग चैटबॉट जो कि लोगों के साथ एक टीनेज गर्ल के कन्वर्सेशन स्टाइल में बात करे। लेकिन इसके लॉन्च होने के 15 मिनट बाद ही इसने ऑफेंसिव और रेसिस्ट कमेंट करना शुरू करे। हिटलर वाज नॉट रॉन्ग। But it did not take long for internet trolls to poison Tay's mind. Soon Tay was ranting about Hitler. One Twitter follower asking, "Did the Holocaust happen?" Tay replied, "It was made up." Launching racist and anti-feminist attacks. Some of them so rude we can't even show you them. अब इस चैटबॉट को बनाने के पीछे का आइडिया था कि ये रियल टाइम में सीख सके लोगों से कन्वर्सेशन करके, लेकिन ये वर्स्ट चैटबॉट था पूरी हिस्ट्री का और माइक्रोसॉफ्ट को इसे इसके लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही इसे टेक डाउन करना पड़ा। तो बिना इन चीजों के बारे में सोचे, बिना इन चीजों की अच्छी टेस्टिंग करे माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च कर दिया था, जिसने की काफी अच्छा केओस खड़ा कर दिया था बस एक दिन के अंदर। तो ये सब कंसर्न्स है इन बड़ी से बड़ी कंपनीज के साथ। इसी रीजंस की वजह से पर्सनली मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स का एआई रेस में बहुत बड़ा रोल है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को सेव कर सकता है। अभी इस वक्त जो है वो नैरो एआई है, मतलब ये एआई एक टास्क को बहुत अच्छे से कर सकता है, कई जगह पर तो ह्यूमन से भी अच्छी तरीके से। लेकिन जब एजीआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो जो भी काम आज इंसान कर सकता है वो सारे काम एआई कर पाएगा। आज जो एआई एक टास्क को इंसानों से अच्छी तरीके से कर सकता है, वो कुछ दिनों बाद मल्टीपल टास्क कर सकेगा खुद डिसीजन लेके इंसानों के बेस पर। अब जिस तेजी से एआई की ग्रोथ हो रही है, अब इतना तो पक्का है कि हमारा रिलेशन एआई के साथ आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। पीगा ग्लोबल स्टडी के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि वो आज एआई को अपनी डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं, तो इसके रिजल्ट एकदम शॉकिंग थे। 33% लोग सोच रहे थे कि वो एआई का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जबकि रियलिटी तो यह है कि उन 77% ने भी अपनी लाइफ में एआई का यूज करा है और मोस्टली तो डेली बेसिस पे भी करते हैं। कैसे? सबसे पहले आता है सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स। जब भी हम इन सोशल मीडिया एल्गोरिदम पे स्क्रॉल करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, एआई यहाँ पर काम पे है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमारे इंटरेक्शन को एनालाइज करता है, किस तरह का कंटेंट हम लाइक कर रहे हैं, किस कंटेंट को हम शेयर कर रहे हैं, किस पोस्ट पे हम ज़्यादा टाइम रुके हैं, और उस हिसाब से आने वाला जो कंटेंट है या जो भी नेक्स्ट हमें देखना होता है उसे उस हिसाब से टेलर किया जाता है। मान लीजिए 1 लाख पीपल का एक ग्रुप है जिसमें से 50% लोगों को इस टाइप का एक कंटेंट पसंद है, तो अब ये एल्गोरिदम ये करेगा कि जो बचे 50% लोग हैं वही सेम कंटेंट उन 50% लोगों को दिखाएगा जो इन 50% को पसंद आया है, क्योंकि इनके प्रेफरेंस, इनके लाइक्स, इनकी फॉलोइंग, इन्होंने जिन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन अकाउंट्स को फॉलो कर रखा है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इनके इंटरेस्ट भी सेम है। तो ये कंटेंट अगर इन 50% लोगों को पसंद आया है तो ये 50% लोग भी इस कंटेंट को पसंद करेंगे, और ऐसे ही फिर ये नंबर बढ़ाते जाते हैं। इसी तरीके से एआई एल्गोरिदम्स का यूज करके ये सारे प्लेटफॉर्म यूजर्स को एंगेज करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। अब एआई का सबसे अच्छा यूज करा गया है ऑटोनॉमस व्हीकल इंडस्ट्री में, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेस्ला। टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें मशीन लर्निंग और एआई का एडवांस यूज होता है। अब ये इस तरह से काम करती है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 10 एम्प्लॉयज आए हैं, तो उन 10 लोगों को जो कंपनी का कल्चर है, जो चीज़ें हैं, वो ट्रेनिंग दी जाएगी सेपरेटली एक एक करके। जब वो 10 लोग ट्रेन हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम और हायरिंग करनी होगी तो वो 10 लोग मिलकर जो आने वाले 10 लोग हैं उनको फिर से सिखाएंगे, 10-20 जितने भी हो। इस तरह से इंसानों को, हर इंसान को मैन्युअली ट्रेनिंग देनी होती है, लेकिन मशीन एल्गोरिदम्स की वजह से एआई में ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे अगर टेस्ला कार की बात करी जाए तो टेस्ला कार जब एक रोड से जाती है, जितने ऑब्स्टेकल्स वो देखेगी, जितने रोड्स वो देखेगी, जितनी चीज़ें सीखेगी, कहाँ पर गड्ढे हैं, कैसे इस सिचुएशन को नेविगेट करना है, कहाँ पर क्विक डिसीजन करके कैसी चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें वो एक कार सीखेगी वही चीज़ें वो सेम जितनी भी पिछली और आने वाली टेस्ला कार्स है उन सब में रियल टाइम ट्रांसफ़र करेगी। अब जिस स्पीड से एआई ग्रो हो रहा है तो आने वाले समय में एजुकेशन, हेल्थ केयर और फूड की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है एआई की वजह से। क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो पूरी तरह से ब्रोकन है। अगर इंडिया की बात करूँ, अमीर उल्ला खान जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक सर्वे करा था जिसमें उन्होंने बताया कि 50% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है प्राइमरी स्कूल्स के बाद। मुझे तो लगता है प्राइमरी में भी नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल कुछ ऐसा है जहाँ पर अंडरपेड, अनमोटिवेटेड, अनइंटरेस्टेड टीचर है जो हमारे देश का भविष्य बना रहा है। और इन सबको ट्रेडिशनल तरीके से कैसे फिक्स किया जाए मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है एआई इस सबको बदल सकता है। कैसे? ये एक एग्जांपल देखिए। ये एक स्कूल है टेक्सास अल्फा स्कूल, जहाँ पर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है, जहाँ पर इन्होंने एआई को हर चीज़ में फोरफ्रंट में रखा है। अब इन स्कूल्स में बच्चों को अपनी जान से 10 गुना ज़्यादा का बैग लेके स्कूल नहीं जाना पड़ता, घंटों तक लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बच्चों को कम समय में पढ़ाते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग से। अब इन्होंने हर डिपार्टमेंट में एआई को इंटीग्रेट करा है, जिससे कि क्या हुआ है, अगर मान लीजिए एक टीचर है जो किसी बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो अपने एक लिमिटेड एक्सपीरियंस से और लिमिटेड नॉलेज से ही पढ़ाएगा। लेकिन बच्चा अगर किसी एआई ट्यूटर से पढ़ता है, अगर खासकर चैट जीपीटी जैसे की बात करी जाए, तो इसके पास जितना नॉलेज एक प्रोफेसर अपनी पूरी ज़िंदगी में ला सकता है, 10 ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं, 1000 ला सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इस समय पे चैट जीपीटी के पास है। जो कि एक नहीं, जिस तरह से आप सीख सकते हो, स्टोरी के फॉर्म में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, पजल्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, जिस तरीके से आप सीखना चाहते हो उस तरीके से आपको ये टीचर सिखा सकता है। तो जिसकी वजह से सिलेबस में 80% से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे ही हट जाती है। तो जो टाइम बच्चों का बचता है उसमें ये स्कूल बच्चों को कोई काम नहीं देती, बल्कि उन्हें अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है, जिस चीज़ का उनमें इंटरेस्ट है। कोई खेलना चाहता है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई डिज़ाइन सीखना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, जो भी चीज़ें है, इन क्रिएटिव वर्क्स के लिए उन्हें टाइम दिया जाता है। अब ये मुझे इतना प्रॉमिसिंग इसलिए लगता है क्योंकि ये सारी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को पार कर देता है। अगर हमें एआई को अच्छी तरह से एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए किसी भी जियोग्राफी की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये टूल्स फ्रीली अवेलेबल है और ये आने वाले टाइम के साथ और ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे। मान लीजिए कोई अच्छा एआई ट्यूटर है जो कि एक ही एआई है, लेकिन वो लाखों बच्चों को रियल टाइम में डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकता है। तो सोचिए, और इस टीचर के पास पूरी इंटरनेट का नॉलेज है, हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का, हर कंसेप्ट का डिटेल में नॉलेज है। सोचिए अगर इनसे बच्चे सीखते हैं तो क्या होगा। अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक एआई टूल यूज़ करा है, भाषनी, जहाँ पर वो हिंदी में स्पीच दे रहे थे, लेकिन इस एआई टूल की मदद से उनकी हिंदी की स्पीच रियल टाइम में तमिल में ट्रांसलेट होकर लोगों को सुनाई दे रही थी, तो जिससे कि जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते वो भी उन्हें सुन पाए अच्छे तरीके से। ऐसी टूल्स का हम एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में कई सारी डाइवर्स लैंग्वेज है, तो जिसकी वजह से जो बच्चा जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है वो उस रोबोट से, उस एआई से उस लैंग्वेज में भी सीख सकता है। स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, घर पे हो गया। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो एक हॉस्पिटल है, ओसाका यूनिवर्सिटी का ये हॉस्पिटल जो कि जापान में है, जहाँ पर इन्होंने एआई ड्रिवन हॉस्पिटल बनाया है। यहाँ पर जैसे ही पेशेंट एंटर करता है तो उसे ग्रीटिंग्स करी जाती है एआई रोबोट द्वारा। अगर उसे व्हीलचेयर चाहिए तो उस पर बिठाकर उसे अपनी डिजायर्ड लोकेशन में पहुँचाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा ट्रीट करा जाता है और पूरी तरह से हॉस्पिटल ऑटोमेटेड है। जो भी मशीनरीज है, जहाँ भी ट्रीटमेंट होना है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस लेडी को देखिए, जहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तो ये रोबोट है, इसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जो लिफ्ट से जाकर जहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसको देगा। वहाँ पर भी रोबोटिक सिस्टम है जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करेगी। ये रोबोट फिर से लेगा और लाकर पेशेंट को देगा। इसी तरह से इन्होंने इस पूरे हॉस्पिटल को ऑटोमेट करा है। इस हॉस्पिटल को बनाया गया है यासुके नाकामुरा द्वारा, जो कि एक विजनरी लीडर है जो चाहते हैं एम्पैथी और कंपैशन को हेल्थ केयर में वापस लाना।
जिसकी वजह से ये एआई का और रोबोटिक्स का यूज कर रहा है हॉस्पिटल को ऑटोमेट करने में और अच्छी इफेक्टिव सर्विसेज डिलीवर करने में, जिससे कि जो डॉक्टर्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो मशीन्स हैंडल करे और जो डॉक्टर है उन चीज़ों पे फोकस करे जो कि ज़्यादा मैटर करता है, जैसे पेशेंट के साथ बातचीत करना, उन्हें समझाना, उनकी चीज़ें जान लेना, और जो भी ये बाकी चीज़ें हैं ये सब एआई करेगा। ये भी चीज़ें करना प्रैक्टिकल है। अभी रिसेंटली फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करी है, जहाँ पर उन्होंने 2 महीने में 400 जीपीटीज बनाया है अपनी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये जीपीटीज कस्टम जीपीटीज है, जो भी आप एक पर्टिकुलर टास्क देना चाहते हो। एक इन्होंने बनाया लीगल्स के लिए, एक इन्होंने बनाया ड्रग डिस्कवरी के लिए, एक इन्होंने बनाया ड्रग डोसेज के लिए। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने कस्टम जीपीटीज बनाए हैं, जिसका यूज़ करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और शायद आने वाले टाइम में हम कोई नया ड्रग डिस्कवर होते भी देखेंगे एआई की हेल्प से, और शायद कुछ डिसीज जिनका क्योर आज तक इंसान नहीं ढूंढ पाया है, शायद वो भी ढूंढना पॉसिबल हो पाए एआई से। इमेजिन करिए कि आपका हर मूव ट्रैक करा जा रहा है। आप कब घर से बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कब वापस आ रहे हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड करा जा रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस रिकॉर्ड करी जा रही है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और इन सब का डाटा स्टोर हो रहा है। पहले अगर किसी को सीसीटीवी फुटेज में देखना है तो बड़ी बड़ी घंटों की फुटेज को चेक करना होता था, और अब एआई की वजह से इन सब डाटा में इंसानों को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया है। इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? हर जगह कैमराज है, पब्लिक प्लेसेस, प्लेग्राउंड्स, स्कूल्स, बाथरूम्स, होटल्स। लोग सच नहीं बोल पाएंगे, जो वो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। अगर हमें पता होगा कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और स्टोर होगी, तो हमें जो बोलना है वो हम नहीं बोलेंगे, भले ही उसमें कोई गलत ना हो। ये एक इंसान का नेचर है। इससे बेसिक राइट्स का क्या होगा? प्रोटेस्ट की राइट्स का क्या होगा? अगर कोई अपने मलिशियस इंटेंट के साथ एक किसी रिलीजियस ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर रेस को मारना चाहता है, उनको टारगेट करना चाहता है, तो ये एआई और कैमरा की मदद से बहुत आसान हो गया है। और इंसान जनरली बायस्ड होता है। और क्या होगा अगर जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा इन एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए यूज करा गया है वो डाटा ही बायस्ड हो, तो वो जो रिस्पॉन्स देगा उसी फेवर में देगा, अनलेस उसे ट्रेन करा गया और रूल सेट करे गए हो। और कई सारी कंपनीज यहाँ पर गलतियाँ कर चुकी है। 2015 में गूगल फोटोज ने एक कपल को एज अ गुरिल्ला लेबल कर दिया था उनके कलर के बेसिस पे, क्योंकि हो सकता है जो डाटा उसे ट्रेन करने के लिए यूज करा गया हो वो उसी तरह का हो, बायस्ड हो। अगर आपको इंसानों की रियलिटी समझनी है, इंसान के अंदर क्या होता है, वो कितना बायस्ड होता है ये जानना हो, तो एक सीरीज है असुर नाम से जियो सिनेमा पर, उसे आप देख सकते हो। उसकी एंडिंग में एक चीज़ में बात करी जाती है, जहाँ पर 3 बड़े रिलीजियस लीडर्स को एक कमरे में रखा जाता है, जिन्हें करोड़ों लोग जानते हैं, करोड़ों लोगों में वो फेमस है, और उनका सो कॉल्ड एक फेमस गोल होता है, पर्पस होता है लाइफ का, कि लोगों को हेल्प करना, लोगों की जिंदगी आसान बनाना, हैप्पीनेस स्प्रेड करना, पीस लाना, जो वो बोलते हैं। अब इन तीनों को एक कमरे में रखा जाता है और वहाँ पर एक टाइमर लगाया जाता है कि इस टाइम के अंदर ये इस कमरे का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, और एक कंडीशन बताई जाती है कि अगर 3 में से एक बंदा मर गया तो इस रूम के अंदर इतना ऑक्सीजन है कि ये 20 मिनट तक सर्वाइव कर जाएंगे 2 लोग, जिसके बाद ये रूम का डोर ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जिस तरह के लोग थे, जितना इनका कहना था, तो क्या करते हैं लोग? ये लोग बैठे हुए होते या वेट कर रहे होते, जो होगा वो देखा जाएगा। शायद तीनों मरते या शायद पुलिस पहले ही आकर दरवाजा तोड़ दी थी या कुछ भी होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे ये एक दूसरे को मारने के लिए सोचना शुरू करते हैं, और एक टाइम आता है जहाँ पर ये फाइट शुरू करते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। 2 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि एक को मारेंगे, ये एक मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दूसरे को मारेगा, ताकि 2 लोगों के लिए इनफ ऑक्सीजन बचे। कहाँ गया इनका लोगों को बचाने का मोटो? वर्ल्ड पीस, हैप्पीनेस। और एक टाइम आता है कि पुलिस ऑक्सीजन पूरा खत्म होने से पहले ही दरवाजा तोड़कर इन तीनों को बचा लेती है, लेकिन उसके बाद भी 3 में से एक, जिसने दूसरे के साथ लड़ाई करी थी, वो पुलिस की गन लेता है और दूसरे को मार देता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है बंद कमरे में उसके साथ रहकर कि जब तीनों की जान बच गई उसके बाद भी वो दूसरे को मार देता है। ये इंसान का असली नेचर है। जब बात खुद पे आती है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है, उसके मिशन, उसके गोल्स और ये सब बोलने की चीज़ें।
इस सीरीज में और भी कई तरह की डिफरेंट बातें करी गई है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज है, अगर आपको टाइम हो तो जरूर देखिएगा। अब जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी थी कि न्यूरल नेटवर्क्स को बनाने में एक अहम भूमिका थी जेफरी हिंटन की। उनकी एक कंपनी है DNN रिसर्च, जिसे गूगल ने 2013 में एक्वायर कर लिया था और उस टाइम से उन्होंने गूगल के साथ काम करना शुरू किया और 2 डेकेड से ज्यादा काम करने के बाद उन्होंने रिसेंटली गूगल को छोड़ा है। और ये गूगल के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि उनके छोड़ने का पीछे का रीजन था AI की सेफ्टी। I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. If we produce things that are more intelligent than us, how do we know we can keep control? और इन्होंने अब गूगल को इसीलिए छोड़ा है ताकि वो फ्रीली AI के बारे में बोल सके। और यहाँ पर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इथिकल डिलेमास, जहाँ AI को ये नहीं पता होगा कि क्या करना सही है। AI वही करेगा जो उसे करने को कहा गया है, लेकिन क्या करना सही है ये वो डिसाइड नहीं कर सकता। आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनीज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने CEO की पोजीशन पर AI को रखे और जो मेजर डिसीजंस है वो AI के द्वारा लिए जाए। क्या होगा अगर कोई डिसीजन बुरा होता है, अगर उससे लोगों की जिंदगियों पर आती है, अगर किसी की जान जाती है, तो उस समय पर कौन जिम्मेदार रहेगा? क्या वो AI जिसने वो डिसीजन लिया, क्या वो कंपनी जिसमें वो AI काम कर रहा है, या वो कंपनी जिसने उस AI को बनाया है? इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन एक वर्ल्ड टूर करते हैं। एक जगह पे उन्हें पूछा जाता है कि AI इतना डेंजर क्यों है, मतलब इससे हमें एक्चुअल में क्या खतरा है। How do we get from a cool chatbot to the end of humanity? I mean, I think there's many ways it could go wrong. GPT-4, not a risk like you're talking about there, but how sure are we that GPT-9 won't be? And if it might be, even if there's a small percentage chance of it being really bad, like that deserves great care. अब दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो किसी भी चीज पर एग्री नहीं होते और कोलैबोरेटिव तरीके से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो कि डेंजरस है, जिसमें सबसे टॉप पर नाम है चाइना, नॉर्थ कोरिया। अब चाइना AI की रेस में कितना आगे है, कितनी चीजें वहाँ पर डेवलप हो चुकी है, ये शायद चाइना के बाहर के लोगों को नहीं पता। A Chinese national accused of stealing America's latest crown jewel in tech, artificial intelligence. But it's not fiction, and it just happened to Google. We've unsealed an indictment against a Chinese national. ओपन AI का एक नया टूल भी लॉन्च हो रहा है, सोरा, जो कि टेक्स्ट टू वीडियो है। अब तक टेक्स्ट से बस टेक्स्ट ही जनरेट होता था, टेक्स्ट से इमेजेस जनरेट होती थी, लेकिन अब टेक्स्ट से रियल दिखने वाले वीडियोस जनरेट हो रहे हैं, जिसमें ये डिस्टिंग्विश कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कौन से वीडियोस रियल है और कौन से वीडियोस AI से जनरेट हुए हैं। इससे आने वाले समय में और ज्यादा केओस होगा। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज सच है, क्या चीज झूठी है। अब जैसे कि हमने बात करी कि बड़ी से बड़ी टेक कंपनी गूगल हो गया, Amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, ये सब AGI को बनाने में लगी है। ऐसी इंटेलिजेंट मशीन और रोबोट और प्रोग्राम जो कि हर वो टास्क कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। लेकिन अब बात आती है कि इन AI मॉडल्स को रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए। रिसेंटली एक कॉल में इलॉन मस्क ने बताया कि उनकी जो कंपनी है जो ऑप्टिमस रोबोट बनाती है, वो इस साल के एंड से फुल पेस में स्टार्ट हो जाएगी टेस्ला फैक्ट्री के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क करने में, जहाँ पर आज ह्यूमंस काम करते हैं। In terms of actually, we do think we will have Optimus in limited production in the factory, in the actual factory itself, doing useful tasks before the end of this year. And then I think we may be able to sell it externally by the end of next year. और शायद अगले साल के एंड से वो इन रोबोट्स को सेल करना स्टार्ट करेंगे बाकी कंपनीज को। तो यहाँ पर इन कंपनीज का गोल सिंपल है। जिस तरह से ओपन AI टूल्स बिल्ड कर रहा है, जैसे कि ChatGPT हो गया, ऐसे ही और पावरफुल टूल्स बनाए जाए। आज ओपन AI ने बनाया है, कल जाके और भी दूसरी कंपनियां डिफरेंट यूज केस के लिए बनाएगी। और इन सब AI सिस्टम्स को लेकर जो फिजिकल रोबोट्स की बॉडी है, जिसमें कई सारी कंपनियां काम कर रही है, जैसे टेस्ला का ऑप्टिमस हो गया, बॉस्टन डायनामिक्स हो गया, इन सब रोबोट्स के अंदर इन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना और इन दोनों को मर्ज करके और इनकी मदद से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टास्क अब ये रोबोट कर पाएंगे। तुम्हें सुबह मॉर्निंग में उठाने से लेकर तुम्हारी चाय कॉफी बनाने तक, तुम्हारे घर के काम करने हो गए, तुम्हारी टू डू लिस्ट बनानी हो गई, जो बेसिक टास्क है वो करने हो गए, कुछ सामान खरीदना है वो हो गया। ये सब कामों में AI बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले समय के अंदर। जो रोबोट्स की बॉडी हम खरीदेंगे शायद
इसकी कॉस्ट भी कम हो। लेकिन जब ये सब चीज़ें होने लगेगी तो सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो होगा मास अनएम्प्लॉयमेंट का। जब एजीआई डेवलप्ड हो जाएगा, जब एआई इतना कैपेबल हो जाएगा कि इंसानों के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा डिफरेंट फील्ड्स में, तो उसके बाद इंसान क्या करेंगे हमें नहीं पता, पर शायद उस वक्त पैसों की कमी ज़रूर होगी। तो इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए एक कंसेप्ट है जो कि आपने सुना होगा, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसका सिंपल मतलब है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे कुछ ना करने के। जब एआई सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देगा तो काम करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये सब कंपनीज एआई असिस्टेंट हायर करेंगी, एआई की बॉडीज खरीदेंगी, ये रोबोट्स खरीदेंगे और इंसानों को कंपनी से निकाल देंगे। अब इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमन ने, वर्ल्ड कॉइन। A quick screen of your iris. That's all it could take to create a digital ID that doesn't reveal your name or other personal data. तो इनका अभी एक ऐप है, तो बेसिकली हमें ऐप पे जाके रजिस्टर करना है, हमारा अकाउंट बनाना है, और कई सारी कंट्रीज में इनके ऑर्ब है, मतलब इनका सेंटर है, वहाँ जाके हमें हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है हमारी आईज स्कैन करके। और जब हम वेरीफाई हो जाते हैं कि हम इंसान हैं, तो हमें वर्ल्ड कॉइन के अंदर वो करेंसी मिलनी शुरू होती है, जिसके आगे जाके और वैल्यू बढ़ेगी, जो हम रियल मनी के लिए रिडीम कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। और यहाँ से आगे हर महीने जिन भी इंसानों ने वहाँ पर अपने आइरिस को स्कैन करा है और जो ह्यूमन वेरीफाई हो चुके हैं, उन्हें हर महीने फिक्स पैसे मिलेंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटी और लाइफ के लिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो इनका कहना है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा तो बड़ी से बड़ी कंपनीज इंसानों की जगह एआई का यूज करेंगे, जिससे उनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। तो इन कंपनीज से टैक्स लेकर एक शायद कोई सेंट्रल फंड बने, जिससे वो फंड पूरी दुनिया के लोगों को एक मंथली सैलरी, जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा जाता है, उसके रूप में दिया जाए। अब ये कैसे काम करेगा, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और शायद ये टाइम के साथ सॉल्व हो। ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में, लेकिन जब टाइम ऐसे आ जाएगा जब एआई एजुकेशन में होगा, एआई हॉस्पिटल्स में होगा, उस समय पर यूबीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जब ये सब चीज़ें बन जाएगी तो जो कॉस्ट है, एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, हॉस्पिटल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, फूड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो बेसिक चीज़ें हमें सर्वाइवल के लिए लगेगी वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो बहुत कम पैसे के अंदर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिताना उस समय पर पॉसिबल होगा। और शायद एआई पॉवर्टी को भी मिटा सकता है। कैसे? जैसे कि हमने बात करी कि सब चीज़ों की कॉस्ट अगर ड्रामेटिकली बहुत ही कम हो जाती है, निग्लिजिबल हो जाती है, एजुकेशन की हो गई, हॉस्पिटल की हो गई, खाना, फूड हो गया, इन्हीं सब चीज़ों में मोस्टली हमारा पैसा जाता है। अगर इन सब चीज़ों की कॉस्ट इतनी कम हो जाती है तो शायद हम पॉवर्टी को एंड कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने बात करी थी कि 3 में से 1 बच्चा अफगानिस्तान के अंदर आज भूखा है और शायद आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम होने वाली है पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि उनके पास फूड के लिए भी पैसा नहीं है। तो शायद ये उसका हल बन सकता है। अब जिस स्पीड से एआई की ग्रोथ हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा लीड हासिल करी है वॉरफेयर में। अब तक के जो वॉर्स होते थे वो इंसान और इंसान के बीच में होते थे, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स दूसरे देशों के सोल्जर से लड़ते थे, लेकिन अब ये भी चेंज होने लगा है। अभी रिसेंटली ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करा है, जहाँ पर उन्होंने 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक रात के अंदर इजराइल के ऊपर दागी है। अब इससे पहले तक ड्रोन्स बहुत ही महंगे होते थे और ज़्यादा आसानी से नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब ड्रोन्स की कीमत बहुत कम हो चुकी है और इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जिसके चलते अब वॉर में सोल्जर्स के बीच में फाइट होने की बजाय अब ड्रोन्स के फाइट हो रही है। और जैसे जैसे एआई ग्रो हो रहा है तो मशीन लर्निंग और एआई की वजह से इन ड्रोन्स का यूज और ज़्यादा बढ़ने वाला है। फ्यूचर में हम वॉर्स ऐसा देखने वाला है जहाँ पर सोल्जर्स नहीं, जब भी कोई ऑपरेशन हो रहा हो, अगर किसी टेररिस्ट को ढूंढना है या कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ पर सोल्जर्स नहीं बल्कि ये ड्रोन्स जाएंगे। अब इनके अंदर कैमरास भी सेटअप करे गए हैं और एआई से इन्हें स्मार्ट भी बनाया जाएगा, इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। तो इन्हें पता होगा किस जगह पर अटैक करना है, किस वक्त अटैक करना है, कहाँ पर एनिमीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और जो डिसीजंस अब इंसान लेते थे वो डिसीजंस एआई लेने लगेगा। किस वक्त अटैक करना है, कितने लोगों को मारना है, कैसे मारना है, और ये सब डिपेंड होगा इनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर। अगर इन्हें बताया गया है कि इन्हें स्पेसिफिक टारगेट को उड़ाना है, उस जगह को तबाह करना है, तो ये अपने ऑपरेशन में और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। चाहे फिर उस जगह पे कोई बच्चा बैठा हो, चाहे फिर उस जगह पे कोई ऐसे लोग बैठे हो जो कि बेगुनाह है, ये उन सब की परवाह नहीं करेगा।
अगर इसका ऑब्जेक्टिव है उस चीज को उड़ाना, उस जगह को उड़ाना, तो उसे वो तबाह कर देगा। क्या होगा जब इंसानों से ये डिसीजन निकलकर एआई के हाथ में जाएगा? आज दुनिया में 4.8 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यानी दुनिया की पॉपुलेशन के 60% से ज़्यादा लोग आज स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? सिर्फ 150 मिलियन। जो रिसेंट डाटा है उसके हिसाब से 150 मिलियन यूजर्स हैं चैट जीपीटी के। सो अगर आपको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता है, कुछ टूल्स के बारे में पता है, अगर आप यूज़ करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा अर्ली हो इस टेक्नोलॉजी को सीखने और अडॉप्ट करने के लिए। हमारी जनरेशन ये सबसे पहली है जो इस टेक्नोलॉजी को देख रही है। हम इसका यूज़ करके अपनी और अपने दोस्तों की, अपनी फैमिलीज को, लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर उसी हिसाब से होगा जिस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। और अब हमारे पास एक्चुअली में कोई चॉइस नहीं बची है। मेरा एक दोस्त है अमन नाम से, उसने रिसेंटली एक कोट शेयर करा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो कि बिल्कुल सही है। हम इसे चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका डेवलपमेंट नहीं रुक जाएगा। स्टार्टिंग चैट जीपीटी से कर सकते हो, कुछ भी आप चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पूछ सकते हो कि आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, हाउ कैन आई स्टार्ट? या आप पूछ सकते हो एक्सप्लेन मी टाइप 2 डायबिटीज़। या अगर आपको प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए तो आप पूछ सकते हो व्हाट आर द फर्स्ट 8 स्टेप्स शुड आई टेक फॉर माइनर बर्न। आप हिंदी में भी पूछ सकते हो। और भी कई सारे फ्री टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ या जो मुझे पता है, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको एआई के फोरफ्रंट में रहना है, जो नए टूल्स आते हैं वो यूज़ करने हैं, अगर देखने हैं, तो एक चैनल है ओवर पावर्ड एआई, तन्मय भट्ट और वरुण माया ने शुरू करा है। ये लोग नए नए टूल्स का रिव्यू करते हैं, एआई के रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप गूगल की जगह perplexity.ai का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई ऐड नहीं दिखेगी और डिटेल्ड में आंसर मिलते हैं जिस तरह के आपको चाहिए, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली में है जो एआई के बारे में सीखना चाहता है या इंटरेस्टेड है, या आप चाहते हो वो सीखें, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।